जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अचीवर्स में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अग्निवीर टेक्निकल के लिए टेस्ट पेपर, जिसे आप सॉल्व हमारे साथ करते जाइए और आपकी एग्जाम की तैयारी को बिल्कुल पक्का कर लीजिए। इसके पहले भी हम और टेस्ट पेपर सॉल्व करवा चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए इस पेपर का हम पहला भाग शुरू करते हैं, जो कि सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल साइंस का है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जनसंख्या संबंधित अध्ययन करने वाले विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है उसे। तो फ्रेंड्स, जनसंख्या मतलब डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी से आपको याद रखना है, इसका क्या नाम होगा, डेमोग्राफी। सेकंड क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल कौन थे। प्रथम चीज़ें आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर प्रथम जनरल पूछा है। तो प्रथम जनरल कौन थे, जनरल के.एम. करियप्पा। आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी थी। तो आनंद मठ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। फ्रेंड्स, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो जो इजिप्ट है उसे नील नदी का वरदान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नील नदी के कारण ही पानी की उपलब्धता हो पाती है। लैपटॉप क्या है, क्या कंप्यूटर है, फोन है, एक छोटा सा टीवी या फिर कैमरा। तो फ्रेंड्स, लैपटॉप क्या है, एक कंप्यूटर है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिक्स करके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन रीजनिंग का है, जिसमें एक सीरीज पूछी और मिसिंग टर्म आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर 4, 5, 7 इस तरह से। तो हमें सबसे पहले इसमें कंसेप्ट बनाना पड़ेगा कि किस तरह से सीरीज़ बनी है। तो 4 के बाद 1 जोड़ने पर 5 मिल रहा है, 5 के बाद 2 जोड़ने पर 7 मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पर 19 है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा कंसेप्ट लगाएं कि अगर यहाँ पर 1, 2 यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 अगर जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, 2 दूना क्या होता है, 4 होता है, और साथ में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 मिलेगा। और अगर यही कंसेप्ट हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें 19 मिल रहा है क्या, तो 2 की पावर 3 करेंगे, मतलब 8 जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है, 19। मतलब हमारी जो कंसेप्ट है वो सही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 की पावर, इसमें क्या जुड़ेगा, 2, ये 4 जुड़ जाएगा, तो क्या आएगी नेक्स्ट हम यहाँ पर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का आपको चयन करना है। तो शरीर, कंकाल, शरीर पूर्ण रूप होता है और कंकाल पर क्या बना होता है, शरीर बना होता है। इस तरह से व्याकरण, व्याकरण किस पर बनी होती है, व्याकरण किसका भाग है, भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जून को कुड़ भाषा में इस तरह से लिखा जाता है, अगस्त को इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में गेस्ट को किस तरह से लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैपिंग की गई है, मतलब जैसे जे की प्लेस पर पी यूज़ करा है, यू के लिए क्यू, एन के लिए आर, ई के लिए एस, इसी तरह से यहाँ पर भी मैपिंग की गई है। तो इसी तरह से हम गेस्ट के लिए भी कर सकते हैं इनको कंपेयर करके। तो जी है, जी कहाँ है, जी यहाँ है। तो जी के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, ये कितने तीसरे नंबर का है, एफ़ यूज़ किया गया, तो यहाँ मिलेगा एफ़। उसके बाद यू है, यू के लिए एफ़ के बाद कौन सा, क्यू। चलिए क्यू, यहाँ पर भी आप इसको कंपेयर कर सकते हो, देखिए ये क्यू यूज़ हुआ है। उसके बाद ई की बात करते हैं, तो ई के लिए क्या यूज़ हुआ है, एस। उसके बाद आया है एस, आपको रिवर्स नहीं जाना है, ए से मैपिंग करना है। तो यहाँ एस कहाँ है, एस है, तो एस के लिए क्या यूज़ किया गया है, एम। लास्ट है टी, टी कहाँ है, यहाँ पर टी के लिए क्या यूज़ किया गया है, एन, तो ये हो जाएगा एन। तो जो हमारा शब्द बनेगा कोडिंग वाला क्या बनेगा, एफ क्यू एस एम एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो एग्जामिनेशन से ही आपको बनाना है शब्द जिसमें सारे अल्फ़ाबेट इसमें से ही होना चाहिए। तो यहाँ पर नेशन की बात करें तो NATNATION, ये तो बन रहा है। उसके बाद टोन को देख लेते हैं, तो टी भी है, ओ भी है, एन भी है और ई भी है, तो ये भी इससे बन रहा है। माइन की बात करते हैं तो एम भी है, आई भी है, एन है और ई भी है, तो ये भी बन रहा है। टर्म को चेक कर लेते हैं, टी है, ई भी है, आर यहाँ पर नहीं है, तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, टर्म। चलिए नेक्स्ट पार्ट है, जो कि सेकंड पार्ट है, वो है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का। तो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो फ्रेंड्स, सदिश राशि आप सभी को पता है जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो बल, वेग और विस्थापन सभी में दिशा भी लगता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, और द्रव्यमान में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चार्ज का टुकड़ा चुंबकीय क्षेत्र के पास होता है तो टुकड़े में क्या परिवर्तन आता है। टुकड़े की गति और दिशा में परिवर्तन होंगे, टुकड़े की ना तो गति और ना ही दिशा में परिवर्तन होंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। केवल गति परिवर्तन होगी, दिशा परिवर्तन नहीं होगी, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि जो हम फ्लक्चुएट करते हैं उसके पास लेके जाते हैं तो फ्लक्चुएट करता है, मतलब वो ऐसे 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 मूव करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, दिशा परिवर्तित होगी परंतु गति में कोई प्रभाव नहीं, तो गति वो गति नहीं करता है, उसी की जगह में ही वो
घूमता रहता है इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दिशा परिवर्तित होगी परंतु गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक कॉन्केव लेंस इन्फिनिटी पर रखी वस्तु की वर्चुअल पॉइंट इमेज लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, तो लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। तो फ्रेंड्स जब भी कॉन्केव लेंस है उसमें जैसे क्या क्या है, कहाँ पर रखी है, इन्फिनिटी पर, मतलब इन्फिनिटी से कोई सी वस्तु पर अगर रखी हो और उसकी वर्चुअल इमेज कहाँ पर, लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। तो फ्रेंड्स कॉन्केव लेंस में इन्फिनिटी पर रखी हुई वस्तु की वर्चुअल पॉइंट इमेज कहाँ पर बनती है, हमेशा उसके फोकस से होकर जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, इस लेंस कहाँ बन रही है इसकी इमेज, इसकी फोकस से होकर जा रही है, मतलब फोकस पर इसकी इमेज बन रही है। तो फोकस 15 सेंटीमीटर की जो दूरी हुई वो फ्रेंड्स क्या हुई, इसकी फोकल लेंथ हुई। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, तो फोकल लेंथ क्या होगी, जहाँ पर इमेज बनेगी, क्योंकि वो फोकस पर ही बन रही है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर होगी। भारत मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है, कौन है अंतरिक्ष यात्री, सबसे प्रथम वाली थी कल्पना चावला। इनमें से कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के काम में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स स्थायी चुंबक ऐसा चुंबक होता है जिसमें चुंबकत्व का गुण ज़्यादा समय तक रह पाता है, उसे कहा जाता है स्थायी चुंबक। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे फ्रेंड्स, कठोर स्टील का। सीजीएस पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक, पावर का मात्रक आप सबको पता है, एसआई यूनिट क्या होती है उसकी, वाट। लेकिन सीजीएस पद्धति भी पूछ ली जाती है कभी कभी, तो उसमें क्या होता है, अर्घ प्रति सेकंड। सैटेलाइट का परिभ्रमण समय है, क्या होता है सैटेलाइट का परिभ्रमण समय, तो सैटेलाइट का परिभ्रमण समय किसे कहा जाता है, एक परिक्रमण में लगा हुआ जो समय होता है उसे कहा जाता है सैटेलाइट का परिभ्रमण समय। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, आप सभी को पता है टेलीस्कोप का है, फिर उसे उसका दूसरा नाम क्या है, दूरदर्शक यंत्र। एक पिंड 100 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा। तो फ्रेंड्स जब भी किसी वस्तु को फेंका गया है, यहाँ से फेंका गया है, तो फेंकने वाला जो उसका वेग है वो दिया है आपको 100 मीटर पर सेकंड, और पूछा है कि 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमें पता है v = u + at, ये इक्वेशन आप सभी को याद होगी। तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले हम कौन सा वेग निकाल लेते हैं कि जो मैक्सिमम दूरी, मैक्सिमम हाइट जहाँ तक वो जाता है उसका हम सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो जब सबसे मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा तो उसका अंतिम वेग यानी v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वो 0 हो गई। प्रारंभिक वेग इन्होंने दिया 100, g की वैल्यू होती है 100 और यहाँ पर माइनस लगेगा क्योंकि g ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने पर g की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। और यहाँ पर t की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ से कितनी निकलेगी, t की वैल्यू निकलेगी 10 सेकंड। तो इन्होंने क्या पूछा है कि 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा, तो ये 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने क्या माना है, 0। तो 10 सेकंड कब होंगे, जब वो मैक्सिमम हाइट पर चला जाएगा और उसका अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। इसलिए हम कह सकते हैं इसका जो अंतिम वेग आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 0 ऑप्शन नहीं दिया तो इनमें से कोई नहीं। गोली चलने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारना, ये कौन सा नियम है, तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन की कौन सी गति का नियम होता है फ्रेंड्स, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। एक प्रकाश वर्ष क्या है, तो एक प्रकाश वर्ष क्या, पृथ्वी के द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगा समय नहीं, प्रकाश द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। लंबाई को नापने की प्रमाणिक अंतर्राष्ट्रीय इकाई कौन सी है, तो जो ऐसा यूनिट पूछी है इन्होंने लंबाई को मापने की वो कौन सी होती है, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरना किस गति के नियम से संभव है, तो तैरना क्या होता है, पानी के ऊपर हम बल लगाते हैं और पानी हमारे ऊपर एक बल लगाता है, मतलब प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जो क्या होता है, गति का तीसरा नियम। दो प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम एवं 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध का संयोजन किसके बराबर होगा, तो 1 ओम और 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 3/2 यानी कि 2/3 ओम इसका जो प्रतिरोध, संयोजन का प्रतिरोध हमें मिलेगा। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है इसलिए इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1/4 ओम के 50 प्रतिरोध को जोड़ने पर सबसे छोटा प्रतिरोध प्राप्त होगा, तो सबसे छोटा प्रतिरोध कौन सा प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम दो तरह से जोड़ सकते हैं, अगर हम सीरीज़ में 50 ओम की जो प्रतिरोध है एक साथ जोड़ेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट प्रतिरोध है वो क्या आएगा, 1/4 ऐसे करके 50 ओम 50 रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो 50/4 आएगा। और इसी तरह से इसको अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितना होगा,
4 + 4 + 4 ऐसे करके 50 यानी 50 × 4। तो सबसे कम प्रतिरोध किस में आ रहा है, सीरीज में जोड़ने पर, जो कि कितना है 50/4 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3, जो कि मैथ्स का यानी कि गणित का है। क्वेश्चन दिया गया है x² - 13x + 42 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें ब्रेक करना होता है ऐसे दो नंबर में जिनको जोड़ने या घटाने पर 13 मिले और जिनका गुणा करने पर हमें 42 मिले। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, 7 और 6 अगर हम लेते हैं तो माइनस का 7 लेंगे और माइनस का 6, तो इन दोनों को जोड़ने पर माइनस का 13 मिलेगा, दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस का 42 मिलेगा। यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं तो x - 7, यहाँ से माइनस का 6 कॉमन ले लेते हैं तो x - 7 = 0। तो मिलेगा x - 6 x - 7, दो वैल्यू मिलेगी 6 और 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 45,000 रुपये से व्यापार शुरू किया, बाद में बी ने 30,000 रुपये के साथ शामिल हो गया। तो साल के अंत में जो मुनाफा हुआ दोनों को 2:1 के अनुपात में बटा। अब बी कब शामिल हुआ आपको ये बताना है। तो यहाँ पर हम ए की बात कर लेते हैं और बी की। तो ए ने कितने से शुरू किया, 45,000 से, और बी ने बाद में शामिल होकर 30,000 से शुरू किया। ये इसका अनुपात 2 है और इसका क्या है 1 अनुपात भी दे के रखा है। अब हम क्या करते हैं, ए और बी का अनुपात निकालते हैं। तो ये कितना निकलेगा, ये है फ्रेंड्स 12 महीने का, और इसका इसने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया वो हमें पता नहीं है। इसका साल भर का, क्योंकि ये जो है हमें अनुपात मुनाफा ये क्या साल के अंत तक दिया, मतलब ये क्या है 12 महीने का है। और इसका हम मान लेते हैं कि ये कितने महीने इसने व्यापार में शामिल हुआ वो हमें पता नहीं, तो हमने x मान लिया। इन दोनों का अनुपात ले लेते हैं तो क्या होगा, 45,000 × 12 / 30,000 इंटू कितने टाइम के लिए वो पता नहीं, इक्वल टू कितना दे के रखा है 2:1। ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, 15 दूना 30, 15 से 45, 2 6 12, 3 6 18, और 18 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 9। तो जो x की वैल्यू आएगी फ्रेंड्स वो कितनी आएगी 9। अब ये पूछा है कि b कब शामिल हुआ, तो 12 में से अगर हम 9 माइनस कर दे तो वो कब से शामिल हुआ था, 3 महीने बाद से वो शामिल हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 3 महीने बाद। जीपी का दूसरा संख्या है 2 और इन्फिनिटी तक का योग कितना दे के रखा है, 8 दे के रखा। तो जीपी की फर्स्ट टर्म जो है वो आपको बतानी है। तो जीपी की बात कर रहे हैं, तो जीपी में मैं आपको बता दूं कि जो टीएन टर्म का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, a × r⁴n−1, ये होता है टीएन टर्म का। और जो इन्फिनिटी का सम का फॉर्मूला होता है, इन्फिनिटी तक के सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या क्या दे के रखा है कि जीपी का दूसरा नंबर यानी कि T2 वो कितना दे के रखा है, a n की जगह पे 2 रख देंगे -1, a × r निकलेगा T2 टर्म, और वो कितना दे के रखा है 2 है। तो ये हमें यहाँ से एक रिलेशन मिल गया। उसके बाद बोला इन्फिनिटी तक का योग 8 है, मतलब a/1 - r की वैल्यू कितनी है 8 है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ये r की वैल्यू निकाल लेते हैं a की टर्म में, जो कि कितनी होगी 1 - 2 / a = 8। यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी कैसी, a = 8 × 1 - 2 / a। तो यहाँ से मिलेगी इक्वेशन a 8 a - 2 / a, एक अदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन मिलेगी a² = 8a - 8 2 16। तो जो इक्वेशन मिलेगी a² - 8a + 16, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, a² 8 8 16 होता है, 4 4 16 होता है, तो 4 8 - 4 8 + 16 a - 4, और यहाँ से भी माइनस कॉमन आ जाएगा 4a - 4। तो a की दो वैल्यू निकलेगी 4 और 4। तो यहाँ पर a क्या है फर्स्ट टर्म है, जो इन्होंने पूछी है कि फर्स्ट संख्या क्या थी वो बताना है। तो कितनी निकली वो 4। 700 मीटर का 20% कितना होगा, 700 मीटर का 20% इस तरह से निकालेंगे, 2 0 से 2 कैंसिल, 7 दूना 14, 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 5 है और सर्वानुपात 2 है, तो इसका 8वां पद क्या होगा। तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद यानी कि a दे के रखा है 5, सर्वानुपात जिसे r कहते हैं वो दे के रखा है 2, 8वां पद बोला है यानी कि T8 बोला है। T8 क्या होगा हमें पता है, TN टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a × r⁴n−1। तो यहाँ T8 क्या होगा, a r⁴8−1 यानी कि a × r⁴7, और यहाँ पर i और r की वैल्यू दे के रखी है तो वो हम पुटअप कर देते हैं 5, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना होगा 128, और 128 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 = 40, 12 5 60 और 4 64, तो कितना होगा 640। अनुपात देख रखा है 512/64, और इसका p/q फॉर्म यानी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, तो कुछ नहीं 512 / आप 64 कीजिए, सो सिंप्लीफाई कर लीजिए।
8 8 ज़ा 16, 8 6 ज़ा 48, 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। तो इसका जो अनुपात आया वो कितना आया 8 अनुपात, तो इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म आया कितना आया 8/1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संपूरक कोण 3:2 के अनुपात में तो कोणों की माप कितनी होगी। तो फ्रेंड्स संपूरक कोण पता होना चाहिए। ऐसे कोण होते हैं सप्लीमेंट्री कोण एंगल भी बोलते हैं, जिन्हें उनका सम कितना होता है 180 होता है। तो हमने मान लिया वो ए है और बी है, उन दोनों का सम कितना है 180, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री एंगल है। इनका अनुपात दे के रखा था, हम मान लेते हैं एक 3x है, दूसरा 2x इज इक्वल टू 180। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। 5x इज इक्वल टू 180, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 36 x की वैल्यू निकली। अब इन्होंने दोनों कोण पूछे, तो एक कोण तो होगा 3x, तो 3x क्या होगा 3 × 36, 108 आएगा। दूसरा आएगा कितना 2x, 2 × 36, 72। तो दोनों एंगल क्या है 72 और 108। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश को एक वस्तु बाजार से 10% कम दाम में बेचने पर 20% का फ़ायदा होता है। यदि बाजार में उसका मूल्य 1200 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य बताओ। तो फ्रेंड्स यहाँ कर क्या कहा है कि रमेश को बाजार से 10% कम दाम में बेचने पर, तो बाज़ार का मूल्य कितना दिया है 1200 रुपये दिया है, और इन्होंने कहा है कि ये जो बाज़ार का मूल्य है इससे 10% कम। तो इसका 10% कम क्या होगा, पहले तो इसका 10% निकालेंगे और उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो उसका 10% कम हो जाएगा बाज़ार के मूल्य का। इस तरह से निकाला हमने। ये किसके बराबर है बेचने पर, मतलब इतने में उसने बेचा, तो ये क्या हुई सेलिंग प्राइस। बाज़ार के मूल्य से 10% कम दाम में बेचने पर उसे 20% का लाभ हुआ। लाभ की बात हम बाद में करें, पहले SP निकाल लेते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा 1200 माइनस इसका 10% निकालेंगे तो 120 माइनस करेंगे तो 1080 मिलेगा। ये मिल गया सेलिंग प्राइस। अब इन्होंने कहा है कि 20% का फ़ायदा, इस पर बेचने पर उसे क्या हुआ 20% का फ़ायदा हुआ। तो हमें पता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है SP माइनस CP डिवाइड बाय CP इंटू 100। और ये प्रतिशत कितना हुआ है 20% का फ़ायदा हुआ है, और SP हम निकाल चुके हैं 1080। तो इन्होंने क्या पूछा है क्रय मूल्य, यानी कि CP बताओ। तो यहाँ से हम CP निकाल लेंगे इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2CP इज इक्वल टू 10800 माइनस 10CP, 10CP इधर आके प्लस हो जाएगा। 12CP इज इक्वल टू 10800। बार नमा की 108 होती है, और ये मिला क्रय मूल्य कितना 900 रुपये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 900। यदि 10 किताब बेचने का मूल्य, यानी कि 10 किताब का सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो 11 किताब के खरीदने मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर हो, तो कितना लाभ होगा। लाभ प्रतिशत पूछा है। अभी लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने बताया है, वो क्या था SP माइनस CP डिवाइड बाय CP इंटू 100। यहाँ हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ये पूछा गया है, और SP की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, कितनी निकलेगी 11/10 CP माइनस का CP डिवाइड में CP इंटू 100। ये CP आके यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 11/10 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 1 इंटू 10। तो कितना मिलेगा प्रॉफिट उसे 10% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसको क्या करेंगे, अंडर रूट से बाहर क्या निकलेगा 8 × 64, और ये 55 25, 8 माइनस 5 कितना होता है 3। इसका राइट आंसर क्या होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है A और B किसी काम को 2 दिन और 6 दिन में पूरा करते हैं। तो A का 1 दिन का काम कितना निकलेगा 1/2, B का कितना निकलेगा 1/6, परंतु C अकेला इस काम को 3 दिन में पूरा करता है। तो C का अकेले का 1 दिन का काम इतना निकला। तो तीनों मिलकर मतलब तीनों को जोड़ दीजिए, 1/2, 1/3 और 1/6। तो तीनों का मिलाकर काम आ जाएगा। तीनों का मिलाकर काम कितना आएगा, इसका एलसीएम होगा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 3 2 5 और 1 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो तीनों का मिला के कितने एक दिन का काम कितना होगा ये होगा। तो उन्होंने पूछा है कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो तीनों मिलाकर इसका रिवर्स कर देंगे तो भी कितना आएगा 1 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा 1 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूलधन इतना है, दर इतनी है, समय इतना है, तो ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज आप सभी को पता है कितना होता है P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। P की वैल्यू 450 है, दर 12% है, समय 3 वर्ष है, डिवाइड बाई 100। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 6 करेंगे तो कितना मिलेगा 6 7 ज़ा 42, 6 2 ज़ा 12, 12 13 14 15 16, 162। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 162। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स यहाँ पर कि इन दोनों को जोड़ना है। चलिए तो हम जोड़ देते हैं। क्या होगा
एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 4, इसमें जोड़ना है, जोड़ दिया। 8x स्क्वायर वाई प्लस 3x माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, 3x से 3x कैंसिल, जोड़ने पर क्या मिलेगा 9x स्क्वायर वाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 लड़कों की औसत आयु 14 साल है, अध्यापक की आयु मिलने से उसकी औसत आयु 15 हो जाएगी, 15 साल। तो कक्षा में अध्यापक की आयु कितनी है बतानी है। तो x1 से लेकर x30 के जो लड़के हैं, मतलब कि 30 लड़के हैं, उनकी औसत आयु कितनी 14 है। तो इनका यहाँ से सम निकल लेंगे, 14 गुणित 30 कितना होगा, 14 या 42, 420। उसके बाद कहा गया है कि अध्यापक की आयु, मतलब 30 तो ऑलरेडी थे, उसमें अध्यापक की आयु जुड़ने से 31 हो जाएंगे। तो इनका जो एवरेज है फ्रेंड्स वो कितना देके रखा है 15। तो यहाँ से इसका भी सम निकाल लेंगे, 15 गुणित 31, वो कितना होगा 465। अब अगर हम इसमें इस सम में से इस सम को माइनस कर दे तो अध्यापक की जो आयु है वो आ जाएगी, कितनी होगी 465 माइनस 420 इज इक्वल टू 45। तो कितना मिला, कितनी आयु आई अध्यापक की, 45 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है GCM का, किसका GCM पूछा है, 4 डिवाइड बाई 9, 10 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 9, 10 डिवाइड बाई 21 और 20 डिवाइड बाई 63। इसका आपको GCM पूछा है, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको आप बोलते हो HCF भी कहा जाता है इसे। तो फ्रैक्शन में जब भी HCF LCM पूछा जाए तो क्या करना है, जो ऊपर वाले नंबर है, अंश वाले नंबर है, उनका तो जो पूछा है, जैसे कि HCF पूछा है तो HCF ही निकालना है, और नीचे वाले का अपोजिट निकालना है। जैसे HCF पूछा है तो इनका LCM आप निकालोगे, और LCM पूछा है तो HCF निकालोगे। इस तरह से इसका फॉर्मूला बनेगा। तो ऊपर वाले नंबर को हम HCF निकाल लेंगे। तो 4 का कितना होगा 2 × 2, 10 होगा, 2 5 10, 20 होगा, 2 10 20। क्या कॉमन आ रहा है इनमें सब में 2। तो इसका जो HCF निकलेगा वो कितना निकलेगा 2। LCM निकालेंगे 9, 21 और 63 का, तो क्या निकलेगा 3 3 9, 3 7 21, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3 7, 3 7 21, 7 1 7, 3 3 9, 9 7 63। तो इसका जो HCF या GCM आया वो कितना है 2/63। चलिए फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का है। क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित तत्वों में किसमें सहसंयोजकता होती है। तो ZnS, ZnCl2 इनमें सब प्लस और माइनस में टूट जाते हैं, तो इनमें आयनिक बन पाया जाता है। और सहसंयोजक गुण किस में पाया जाता है SnCl4 में, क्योंकि जो SnCl4 है इसमें इसका आकार है बड़ा होने से इसमें पोलराइजेशन हो जाता है, इससे आयनाइजेशन नहीं हो पाता, आयनिक बन नहीं बन पाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा SnCl4 यानी कि टीन टेट्रा क्लोराइड या फिर टीन क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों की सहयौगिक एवं संख्याबंध षटकोण की संरचना में होती है। तो कितने में होती है 12 में, 4 में, 8 में या 6 में। तो उसमें कितने लगते हैं 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता को मापने के लिए उपयोगी यंत्र क्या है। तो क्या किसका उपयोग किया जाता है गेंगर मूलर काउंटर का। अल्कली धातु के मध्य सबसे ज़्यादा अपचायक कारक कौन सा है। तो कौन सा होता है लिथियम। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय, नींबू का रस, टमाटर या फिर दोनों। तो फ्रेंड्स नींबू का रस और टमाटर दोनों अम्लीय होते हैं, दोनों में अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि दोनों। निम्न में कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है, सभी को पता होगा बॉक्साइट। नीचे लिखे गैसों में से कौन सी एक गैस सबसे अधिक पानी में घुलनशील है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 6.939। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, याद होना चाहिए NaCl, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है जिसे। किस धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है, सोडियम को, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का जो टेस्ट पेपर का वीडियो है वो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।